सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाप जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और उसकी पूरी टीम इस वक्त भरपूर तरीके से कोशिशें कर रही है और ये सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। उसके नताइज भी अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए हैं। IMF से कर्ज का नया मुआहदा हुआ और उसके लिए कड़ी शराइत किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके लिए भी हुकूमत ने पिछला बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। चूँकि मुल्क की मईशत की तरक्की ही मुल्क की तरक्की है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि इसके फलने फूलने में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं। और इनमें से एक रुकावट कभी कभार हमारे इदारे भी बनते जा रहे हैं, जो किसी भी मामले को समझे बगैर मामलात में बाज़ औक़ात दखल अंदाजी करते हैं और फिर वो मामलात बिगड़ते चले जाते हैं। एक ख़बर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में हुकूमत को बैंकों की आमदन पर टैक्स जमा करने से रोक दिया है। बेंच ने हुकूमत को रोकने के अलावा सेक्रेटरी ख़जाना और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट और पैरावाइज तबसरे दाखिल करने की हिदायत भी की है। अब दूसरी तरफ बैंकिंग सिस्टम के 70% से ज़्यादा असासों को मौसर तरीके से या तो हुकूमत की तरफ से जारी करदा सिक्योरिटीज़ या हुकूमत या पब्लिक सेक्टर इदारों को दिए गए कर्जों को मुख्तस किया जाता है, जहां हुकूमत निजी शोबे को कर्जों तक रसाई को महरूम कर देती है। साथ में इस अमल में इक़्तिसादी तरक्की को रोका जाता है। ज़्यादा बैंकिंग आमदनी पर टैक्स का बराह रास्त ताल्लुक एडवांस टू डिपॉजिट रेशो से है, जो कि उन बैंकों पर 10 से 15% इजाफी टैक्स आयद करता है जिन बैंकों का ADR बैंकिंग साल के अख्ताम पर 50% से कम है। ज़्यादातर बैंकों के ADR तकरीबन 50% से कम है, कुछ के तो 20% भी हैं। बैंकिंग आमदनी पर टैक्स का मकसद प्राइवेट सेक्टर को कर्ज देने की हौसला अफजाई करना है, क्योंकि बैंक निजी शोबे को कर्ज देने के बजाय मुनाफे के लिए हुकूमत को कर्ज देते हैं। डॉन अखबार का एक आर्टिकल है जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से FBR को टैक्स वसूली से रोकना हुकूमती मामलात में मुदाखलत समझा जाए तो गलत नहीं होगा। माशी और इक़्तिसादी मामलात में इदारों की मुदाखलत ने माजी में भी पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। टैक्स ADR एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी और इसमें मुदाखलत पाकिस्तान की मुस्बत माशी रफ्तार को सुस्त कर सकती है। बैंकों को निजी शोबे को कर्ज देने की इस वक्त ज़रूरत भी है। SIFC बड़ी भरपूर तरीके से काम कर रही है ताकि हुकूमत के ज़रिए पाकिस्तान की बेहतर होती मुस्बत इक़्तिसादी तरक्की और उसकी जो रफ्तार है वो भी जारी रह सके। बुनियादी तौर पर सुस्त और बिगड़े हुए इस वक्त एक बैंकों का मिजाज है और इसलिए उन्हें मुल्क के लिए सही काम करने की हौसला अफजाई की भी ज़रूरत है। हुकूमत के जो टैक्स के साथ इस वक्त एक रास्ता है वो बड़ा सही तौर पर जारी था और ADR की सूरत में हुकूमत एक सही ट्रैक पर थी। हुकूमत के किरदार में अगर इस सिलसिले में कोई मुदाखलत होती है तो ये कार्रवाई पाकिस्तान की मईशत को भी ख़तरे में डाल सकती है, जिससे माशी रफ्तार मज़ीद सुस्त हो सकती है। मज़ीद ख़तरा यह है कि अगर प्राइवेटाइजेशन का जो एक और मामला चल रहा है, इसी तरह की कोई कोशिश अगर उस तरफ भी की गई तो वहाँ पर भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इस वक्त प्राइवेट सेक्टर अफजाई की ज़रूरत है कि उन्हें आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएँ, उन्हें इंसेंटिवाइज़ किया जाए ताकि मुल्क की मईशत मज़ीद फल फूल सके, बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हो सके। लेकिन हो इसके बिल्कुल उलट रहा है और अगर ये ADR के मामले पर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ये जो अरबों रुपए का जो नुकसान हो सकता है, जो प्राइवेट सेक्टर का एक हौसला पस्त हो सकता है, फिर उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी, ये एक बड़ा बहरहाल सवाल के तौर पर मौजूद है। मियाँ जाहिद हुसैन साहब मारूफ सनतकार हमारे साथ मौजूद हैं, एहसन मलिक साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तो मियाँ जाहिद हुसैन साहब, ये ज़ाहिर है चूँकि आप भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं और आप या दीगर जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं बैंकों से जब बड़े बड़े कर्जे लेते हैं तो उनके लिए भी बड़ा आसान हो जाता है कोई कारोबार करना, बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट करना, जनरेट करना। लेकिन अब ये ADR की सूरत में जिस तरह इस वक्त बैंकों को महदूद किया जा रहा है, जो हुकूमती कोशिशें हैं उनको इस वक्त एक ज़ाइल करने की कोशिश हो रही है, इस पर आपका क्या तबसरा है? चूँकि आगे बिजनेस एक्टिविटी काफ़ी महदूद हो सकती है इस तरह के इक़दाम से। तो देखिए, ADR जो है यानी एडवांस डिपॉजिट रेशो, ये गवर्नमेंट ने एक टूल डेवलप किया है या टूल डेवलप किया है जिसके तहत वो बैंकों को इस तरफ राग़िब करते हैं कि वो अपना 50% जो डिपॉजिट का जो है 50% एटलीस्ट वो प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग करें। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान में एडवांस डिपॉजिट रेशो है वो कोई 38% है। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि अगर बैंक डिपॉजिट तो ले रहे होंगे लेकिन वो उसका 50% अगर आगे लैंडिंग नहीं कर रहे होंगे तो फिर लोगों को यानी प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं मिलेगी, फाइनेंस नहीं मिलेगा और जो पहले ही SME सेक्टर है या कॉर्पोरेट सेक्टर है
तो उसको जो लिक्विडिटी का क्रंच है वो और ज़्यादा उनका डिपेंड हो जाएगा। तो लिहाजा इसलिए ये टूल गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म ये डेवलप किया, और जो बैंक इसको कंप्लाई नहीं करते फिर उनके ऊपर 15% गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया था ताकि बैंक इस तरफ राग़िब हो। अब बैंक्स जो है उसमें तकरीबन पाकिस्तान के 12 के करीब बैंक्स जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिट दाखिल की थी कि जी ये हमारे ऊपर ये जो ये कानून बनाया गया है इसको ख़त्म किया जाए। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेम्पोरेरीली उन्हें रिलीफ दे दिया और 3 दिसंबर उसके लिए डेट फिक्स की है जी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इक्तिसादी या मुआशी मामलात हैं इसके ऊपर रिकोडिक की मिसाल हमारे सामने है, पाकिस्तान स्टील मिल की मिसाल हमारे सामने है, और एक दफ़ा हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें फिक्स भी की थी। तो इस तरह के जो मामलात हैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा कोर्ट्स अगर मुहतात रहें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। और इसमें असल में तो देखना चाहिए कि इस लॉ का जो बुनियादी मकसद है वो इकनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करना है। तो इससे ताकि बैंक जो है, अच्छा इसका एक और साइड इफ़ेक्ट भी है। मिसाल के तौर पे अगर एक बैंक जो है वो ज़्यादा लैंडिंग नहीं करता या 50% का जो बेंचमार्क है उसके मुताबिक लैंडिंग नहीं करता, तो वो अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने के लिए फिर वो डिपॉजिट को भी डिस्करेज करता है, ताकि वो समझता है कि मैं ना डिपॉजिट भी कम लूँ और आगे लैंडिंग भी कम करूँ। तो उससे क्या होता है कि जो आम लोग जो सेविंग पाकिस्तान में ऑलरेडी दुनिया में या खित्ते में सबसे कम है, तो वो फिर लोगों की सेविंग्स जो है वो भी बैंक्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती, और वो फिर उस तरफ जाते हैं, रियल स्टेट में जाते हैं या फिर वो सोना खरीदते हैं या डॉलर खरीदते हैं। तो उसके लिए हमें एक उन्हें सही हेल्दी अपॉर्चुनिटी देनी होती है कि ताकि वो लोग बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करें और डिपॉजिट भी बैंक्स ले और फिर आगे उसको लैंडिंग भी करें। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म को पाल दो कि हाई कोर्ट ने इसमें एक टेम्परेरीली उसमें स्टे ऑर्डर दिया, और मुझे लगता है कि ये 3 दिसंबर को जब ये केस चलेगा तो आई होप कि ये जो स्टे ऑर्डर है मुझे लगता है। और साहब हम अक्सर हम और आप और बाकी भी तमाम बहुत सारे लोग हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद भी करते हैं, उन्हें तनकीद का भी निशाना बनाते हैं, लेकिन जब हुकूमत कहीं कोई अच्छा काम करने लगती है, कोई ऐसा काम जिसमें इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, जिसमें प्राइवेट सेक्टर चूँकि बड़ी एक इम्पोर्टेंस रखता है उसका भी फ़ायदा हो, तो फिर शायद हमारे इदारों को भी थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत होती है कि मुआशी मामलात भी अगर हम हमारे बैंक्स अदालत लेकर चले जाएँ तो अब मुआशी मामलात तो हुकूमत के साथ मिल बैठ कर भी तय हो सकते हैं। इसका कोई वे आउट निकाला जा सकता था बजाय इसके कि अदालत जाते, और अदालत को भी शायद इन दोनों को आपस में बिठाकर मामला तय करने की हिदायत दे देनी चाहिए थी। आपका क्या ख्याल है इस पर? अभी एहसन साहब से भी इस पर मैं राय लूँगा, पहले जाहिर साहब आप बता दीजिएगा। जी देखें, कोर्ट्स में होता ही है कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस आते हैं तो गवर्नमेंट उसको एड इंटरम स्टे ऑर्डर यानी एक तरफा स्टे नहीं देती, और अदालत जो है वो दूसरी साइड यानी गवर्नमेंट को भी सुनती है, नोटिस देते हैं 10-15 दिन का, और जब उसमें फिर हुकूमत का वर्जन आता है तो उसके मुताबिक फिर वो कोई डिसीजन लेते हैं। तो इसमें अगर उन्होंने एक तरफा अगर स्टे दिया है हाई कोर्ट ने, तो ये भी एक थोड़ा गवर्नमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि सेटबैक है। आल्दो कि मुझे तवक्को है कि 3 दिसंबर को ये वेकेट हो जाएगा, लेकिन ये कि बहरहाल गवर्नमेंट के लिए ये सेटबैक है, और हमारी अदालतों को चाहिए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसको एक तरफा स्टे देने की बजाय दूसरे फरीक को, ख़ास तौर पे हुकूमत का जहाँ कोई मसला आता है तो उसको ज़रूर उन्हें, और जहाँ फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, सुनना चाहिए। इसी तरीके से अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले कहा था कि कोई 3000 अरब रुपए के जो केसेस हैं इसके जो FBR के टैक्स रिलेटेड, वो भी अदालतों में पेंडिंग है, और वो कह रहे थे कि ये 3000 अरब रुपए आ जाए हमारे पास तो बड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सारे केसेस भी गलत ही होते हैं नॉर्मली, और कोर्ट्स में जाके वो सस्टेन नहीं करते। लेकिन ये एक हकीकत बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि सैकड़ों हज़ारों केसेस जो हैं वो कोर्ट्स में पेंडिंग है। आमतौर पर लिटिगेटर्स क्या करते हैं कि वो कोर्ट में केस फाइल करते हैं, उनको स्टे मिल जाता है, और उसके बाद फिर उसको लिंगर ऑन करते रहते हैं, उस केस को चलने नहीं देते ताकि उसका कोई फौरी तौर पे फैसला ना हो सके। तो अदालतों में जो हज़ारों मुकदमात पेंडिंग है हमारे, तो वो इसी वजह से पेंडिंग होते हैं कि लिटिगेंट्स जो हैं वो इसमें डेट्स लेते रहते हैं। तो इसमें अदालती निज़ाम में मैं समझता हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस साहबान को इसमें नोटिस लेना चाहिए, और फिर ये हमारी असम्बली को भी इस सिलसिले में कोई ऐसी कानून साजी ज़रूर करनी चाहिए कि जिसमें अदालतें जो हैं वो अपना जो उनका क्या कहना चाहिए जो लैंडस्केप है या अपनी जो जुरिस्डिक्शन है उसका ऐसा सही तयन होना चाहिए कि जिसमें
मामलात इस तरह के होते हैं, मुआशी मामलात, इक्तिसादी मामलात, तो उसमें वो बगैर देखिए कोर्ट का इख्तियार तो हम नहीं छीन सकते। कोर्ट का इख्तियार अगर मिलेगा तो लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बहुत जगह पे एग्जीक्यूटिव जो है वो गलत फैसले भी करती है और फिर ज़बरदस्ती भी करती है। इसलिए इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो अदालतों के इस इख्तियार को कि वो जो एक तरफा स्टे देते हैं, मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा अगर फाइन ट्यून किया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन ये कि बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद भी नहीं रखा जाता। जाहिर साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। एहसन मलिक साहब, ये एडीआर टैक्स पॉलिसी जो थी ये तो बड़ी एक ज़बरदस्त पॉलिसी थी। इससे ख़ास तौर पर एक प्राइवेट सेक्टर को बड़ी हेल्प मिलनी थी। प्राइवेट सेक्टर को हेल्प मिलने का मतलब है कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी ग्रो करनी थी। अब ये बैंकिंग सेक्टर उठकर अदालत के पास चला गया, अदालत ने एक स्टे ऑर्डर दे दिया और उसकी वजह से जाहिर है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर का मोराल इस वक्त डाउन हुआ होगा। तो अब इसमें किस तरह का किरदार आप हमारी अदालत का देख रहे हैं? उनका अब आगे क्या रोल होना चाहिए? हमारे बैंकिंग सेक्टर को भी खुद से ज़रा थोड़ी सी सोच विचार कर लेनी चाहिए कि अगर मुल्क की इकॉनमी ग्रो करेगी तो उनका बिजनेस चलेगा, तभी वो भी आगे बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकेंगे, या सिर्फ हुकूमत को ही अपने प्रॉफिट के लिए कर्जे देने, प्राइवेट सेक्टर को यकसर नज़रअंदाज करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, सबसे पहले तो मैं जो आपने अपने इंट्रो में बात की ना कि IMF वाले आए और हुकूमत ने बड़ी मुश्किलात से IMF प्रोग्राम अचीव किया और बड़े कठिन मराहिल से गुजर रहे हैं, तो मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा। ये पब्लिक अवाम है जिसने IMF की शराइत को पूरा किया और मुश्किल मराहिल से गुजर रही है। दूसरी बात, जो आपका आज के प्रोग्राम का टॉपिक है, हमारा इस पाकिस्तान का अलमिया ही सबसे बड़ा ये है कि हम दूसरे की डोमेन में जाके काम करना पसंद करते हैं। जो हमारा काम है उसको हम प्रॉपरली नहीं करना चाहते। जैसे भी जाहिद हुसैन साहब ने जिक्र किया, अगर आप ये देखें कि पिछले दिनों में एक टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि 1 अरब के प्रॉफिट के ऊपर सुपर टैक्स था, वो भी आपकी अदालतों ने ख़त्म किया। ये रिलीफ हमेशा अदालतें कैटलाइजेशन को प्रमोट करती हैं। आप जैसे जाहिद साहब ने जिक्र किया चीनी शुगर माफिया, फेडरल गवर्नमेंट ने उसका जो प्राइस थी वो 75 रुपये फिक्स की थी, उसको स्टे किसने किया और किसने अलाउ किया कि आज चीनी इस रेट पे पहुंच गई है? बात यह है, हमारी अदालतों को भी सोचने की ज़रूरत है और हमारी हुकूमतों को भी सोचने की ज़रूरत है कि वो ऐसी ऐसी कानून साजी इंट्रोड्यूस करवाती हैं जिसकी वजह से अदालतों को भी इंटरवीन करना पड़ता है। बट मेरी अदालतों से रिक्वेस्ट ये है कि आप ये जो कार्टेलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं स्टे देके, इसकी जगह अगर आप एक आम आदमी को रिलीफ दें तो शायद आपको पिज़राई भी मिले। हुकूमत का काम है टैक्स लगाना, उसके पास ये इख्तियार है, लेकिन अदालत जब उसमें इंटरवीन करती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम रुक जाती है। आपने जो चीज़ एज्यूम की होती है कि हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने भी कहा, कि अदालत और हुकूमत और जो पार्टी है इनको बैठ के इसका मैकेनिज्म निकाल लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको स्टे कर दें और चीज़ें चोक होके रह जाएं। ठीक है, तो अब जाहिद साहब, इसका मैकेनिज्म ज़ाहिर हो क्या सकता है? ये 197 अरब हुकूमत ने तो अपनी सारी टर्म्स, सारी कंडीशंस पहले ही बता दी थी। अब जो बैंक उसके ऊपर नहीं पूरा उतरता उसको तो ये पे करना ही करना था। हर मसले को लेकर तो नहीं अदालत जाया जाता। कभी आप मुल्क के वसी तर मफाद में भी सोचते हैं, कभी आप मुल्क के एक बड़े सेक्टर के मफाद में भी सोचते हैं। इकनॉमिक एक्टिविटी को भी आपको सोचना चाहिए। आपकी मुल्क की मईशत चलेगी तभी ज़ाहिर है आपका भी कारोबार चल सकेगा। तो हमें कभी मुल्क के बारे में भी सोचना चाहिए, या हम अपने ज़ाती फ़ायदे को ही लेकर अदालत चले जाएँ और अपनी मर्जी के फैसले हासिल करने की कोशिश करें? देखें, मेरी कुछ बैंकों से भी बात हुई है और बैंकों की प्ली इसमें यह है कि जो मौजूदा मार्कअप रेट है उस रेट के ऊपर प्राइवेट जो बोरोअर्स हैं उनकी एपिटाइट नहीं है कि वो पैसे लें, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क में मुआशी हालात चल रहे हैं बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोग पैसे लेने को तैयार भी नहीं है इस मार्कअप रेट के ऊपर। तो इस वजह से उनकी कंटेंशन ये है कि हम उतनी लैंडिंग नहीं कर पा रहे जितनी कि मार्केट में एपिटाइट ना होने की वजह से। लेकिन मैं ये समझता हूँ, लेकिन साहब उस मार्कअप रेट को तो आप देखें, हुकूमत ग्रेजुअली कम तो कर रही है। पिछले 3 रिव्यूज़ में उसमें कमी आई है, अब अगले रिव्यू में एक और कमी एक्सपेक्टेड है और फिस्कल ईयर ख़त्म होने से पहले शायद वो सिंगल डिजिट में भी चला जाएगा। 4-5 महीनों में ये तकरीबन 5% रेट कम हुआ है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए, और हम समझते हैं कि इसको मजीद और कम होकर इसको सिंगल डिजिट पे जाना चाहिए। हमने FPCCI से
ये गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भी दी थी कि आप इसको सिंगल डिजिट पे लाएं ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी चले। अच्छा, एक तरफ तो ये 193 अरब रुपया जैसे कि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो ये इनकम होने की तवक्को थी वो उनकी थोड़ी सी टार्निश हुई है ये स्टे ऑर्डर आने की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे एफबीआर का जो रेवेन्यू टारगेट है वो भी पिछले 4 महीनों में 190 अरब रुपए से स्लिप हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंडिकेट करती हैं कि मुल्क में प्रॉपर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिस पेस पे होनी चाहिए या जिस स्केल पे होनी चाहिए वो हो नहीं रही। तो उसके लिए हमें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी बनाना चाहिए कि ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, इंडस्ट्री भी चलेगी। अगेन आपका जो क्वेश्चन है कि जी इसमें कोई मैकेनिज्म और सिस्टम होना चाहिए, तो ये तो देखें एक रेगुलेटर है कि जिसने ये एक टूल रखा हुआ है कि ताकि बैंक्स जो है वो पैसे अपने पास होल्ड ना करें और पब्लिक को दें, और नहीं देंगे तो ये फिर उन्हें 15% मजीद टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो एक इस तरीके से उन्होंने उसको बैलेंस मेंटेन किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है और ये 15% गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक रखा है और ये होना चाहिए। और इससे क्या होगा कि बैंक मजबूर होंगे। देखें बैंकों को जो सेफ पैसेज मिलता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट को वो लैंडिंग करें और गवर्नमेंट के टी बिल्स के जरिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो उनकी फिर प्राइवेट सेक्टर में वो पैसे नहीं देते या एसएमई सेक्टर को नहीं देते या ख्वातीन के जो शोबे हैं उनको नहीं देते या फॉर एग्जांपल जो बलूचिस्तान की इंडस्ट्रीज हैं उनको वो लैंडिंग नहीं करते। तो इस तरफ उनको इंक्लाइन करने के लिए ये गवर्नमेंट ने पेनल्टी का टूल रखा हुआ है जो बिल्कुल दुरुस्त है। और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से भी कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि ताकि बैंक्स जो हैं वो अपना सर्टेन डिपॉजिट जो है वो बलूचिस्तान की तरफ डाइवर्ट करें ताकि वहाँ पे भी लोगों को लैंडिंग अवेलेबल हो और वो पैसे ले सकें और उनको जो कैश की रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंडस्ट्री को उनकी भी पूरी हो सके। अभी हमने लास्ट वीक बलूचिस्तान का जो दौरा किया था तो हमें ये पता चला कि बलूचिस्तान के लोगों को क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलते और बलूचिस्तान के लोगों को जितनी भी अच्छी इंडस्ट्री हो, जितनी भी वायबल इंडस्ट्री हो, जितनी भी उसकी फिजिबिलिटी अच्छी हो, उसके बावजूद अगर वो बलूचिस्तान की इंडस्ट्री है तो उन्हें बैंक से पैसे अवेलेबल नहीं होते। तो ये जो चीज़ें हैं हमें इनको चाहिए कि हम इस तरीके से रेगुलेट ज़रूर करें। स्टेट बैंक का ये फ़र्ज़ है कि वो रेगुलेट करे ताकि तमाम सूबों में एक जैसी इक्वल तरक्की हो सके। तो ये रूल जो है या ये सिस्टम जो है ये बहुत सूदमंद है और इसको रहना चाहिए और इसको मैं समझता हूँ कि अभी जो 3 तारीख को केस की डेट लगेगी तो इंशाल्लाह इस पर बेहतर फैसला होगा। सही। तो ऐसा सब बड़ा क्रिटिकल इस वक्त के टाइम है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खास तौर पर, चूँकि एक तरफ प्राइवेटाइजेशन वाला मामला भी चल रहा है। अभी PIA की प्राइवेटाइजेशन किस हाल से गुजरी है, अभी वो मज़ीद होनी है, नई दरखास्तें तलब की गई हैं। तो अब इस तरह की चीज़ या ऐसी फिर कोई मुदाखलत या जिसका जब दिल चाहेगा वो तो इस प्राइवेटाइजेशन के मामले पर भी अदालत चला जाएगा, वो उसमें भी स्टे ले लेगा, हुकूमत के फैसले पर एतराज़ होगा तो वो उसको वहाँ भी चैलेंज कर दिया जाएगा। तो ये क्या बड़ी गलत रिवायत हम डालते चले जा रहे हैं कि मुआशी मामलात को भी अब हम अदालतों में लेकर जा रहे हैं? जी अरबाब साहब, इसमें ना एक छोटा सा इशू एक ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा फॉल्ट है कि जब भी ये कोई लेजिस्लेशन या कोई काम करती है तो बहुत हैस्टीनेस में काम करती है और उसके अंदर फिर लीगल को लकूनास छूट जाते हैं जिसकी वजह से जितनी भी कार्टलाइजेशन हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उसको इनकैश करती हैं। अभी उम्मीद तो है, जैसे अभी जाहिद साहब ने जिक्र किया कि जी FBR के जो केसेस हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है 3000 अरब के जो पैसे हैं वो अदालतों में फंसे हुए हैं, बट उसमें जो मेजॉरिटी चंक है वो FBR केसेस हार चुका है और FBR अपील में गया हुआ है, बट ये चीज़ हाईलाइट नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर को यही बताया जाता है। अब जैसे जाहिद साहब बात कर रहे हैं कि कंडूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसके लिए ये है कि FBR गवर्नमेंट स्टेक होल्डर के साथ बैठ के कंसल्टेशन से अगर टैक्सेशन अनाउंस करें तो उसका पॉजिटिव आउटकम आएगा। बट अगर जैसे अगर आप इसी तरह अदालतों के ऊपर बोझ डालते जाएंगे और अदालतें इंटरवीन करेंगी तो मुल्क के लिए भी की तरक्की के लिए भी बेहतरी नहीं है और इकोनॉमिक जनरेशन में भी प्रॉब्लम होगी। सही।
तो जाहिर साहब अभी अब जिस तरह हम लोकल अपने इन्वेस्टर को या प्राइवेट सेक्टर को जब हम इतनी मुश्किलात का सामना मुख्तलिफ चीज़ों में करवा देते हैं तो ये एक गलत प्रेसिडेंट हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी सामने ले आते हैं, उनके भी फिर ज़ाहिर है उनका भी मोरल डाउन हो जाता है अगर ये इस तरह का कोई फैसला चैलेंज हो गया प्राइवेटाइजेशन का अदालत में, ये इस तरह की प्रेसिडेंट कोई सेट हुई तो हम वो जिन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर आएगा हमारे एसेट्स को ख़रीदेगा या यहाँ इन्वेस्ट करेगा, जॉब क्रिएशन होगी, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में पैसे लगाएंगे, तो वो तो कभी भी नहीं आएंगे अगर इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हम यहाँ अपने लोकल इन्वेस्टर्स के लिए पैदा करते रहेंगे तो। जी बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे सामने मिसाल है स्टील मिल की। जब वो प्राइवेटाइजेशन उसकी वहाँ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रोकी थी तो उसके बाद से कोई गालबन 300 अरब रुपया हम उसमें पंप इन कर चुके हैं स्टील मिल में और वो वहीं की वहीं खड़ी है। इसी तरह रेकोडेक में तकरीबन $1 अरब की हमें पेनल्टी लगी। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या हमारी कोर्ट्स जो हैं उनके पास उस तरह की नहीं होती स्पेशलाइजेशन तो या एक्सपर्टाइज नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि ये इन चीज़ों में अगर इंटरवीन ना करें तो बेहतर है। तो उसके लिए अगेन वही बात है कि जो कोर्ट स्टे ऑर्डर्स दे देती हैं तो वो अगर कोर्ट को सुन के दें, यानी एकतरफा स्टे ना दें बल्कि वो हुकूमत को सुने, उनका वर्जन लें और उसके बाद कोई डिसाइड करें चीज़ें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और जिन चीज़ों में उनकी एक्सपर्टाइज नहीं है या तो उसकी एक्सपर्टाइज को एक्वायर करें या फिर उन चीज़ों में इंटरवीन ना करें, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल इसके लिए कोई रूल्स बनाने की ज़रूरत है और वो फिर नेशनल असेंबली भी बना सकती है और अदालतें जो हैं वो अपने तौर पे भी वो रूल्स बना सकती हैं। और जाहिर साहब क्या प्राइवेट सेक्टर की जो अहमियत है अभी तक उसका इदराक क्या हमारे इदारों को या हमारी हुकूमत को या हमारे बैंकिंग सेक्टर को नहीं है कि हमें अगर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसमें हमें इसी प्राइवेट सेक्टर पर रिलाय करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के प्रोजेक्ट्स हमें लगाने हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही लेकर आगे चल सकता है। दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता शहरों की और ममालिक की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, फिर हम क्यों इस तरह की मुश्किलात अस खुद खड़ी करते रहते हैं अपने लिए? देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आने या रुकने की एक बुनियादी वजह यह भी है कि जहाँ पानी, बिजली, गैस की हमारे यहाँ कीमतें ज़्यादा हैं, एनवायरनमेंट के मसाइल हैं, वहाँ साथ साथ लीगल इश्यूज भी हैं कि लोग ये देखते हैं कि आपका लीगल जो सिस्टम है वो दुनिया की रैंकिंग क्या है। अगर दुनिया में हमारी लोएस्ट रैंकिंग होगी जुडिशल सिस्टम में तो फिर लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब वो यहाँ पे कोई भी बंदा इन्वेस्ट करने आएगा, कोई कंपनी इन्वेस्ट करने आएगी तो ज़ाहिर है कि फिर उसको यहाँ के लोगों से कारोबार करना होगा, कोई उसके बैड डेट्स भी होंगे, कोई डिस्प्यूट्स भी होंगे, उसके लिए उन्हें अदालतों में जाना पड़ेगा, कोई हुकूमत के साथ भी उनके झगड़े होंगे तो अदालतों में जाना पड़ेगा। तो फिर अदालतों से अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा या सही इंसाफ नहीं मिलेगा या उनके 20-20 साल मुकदमे चलते रहेंगे तो उसमें वो हमारी रैंकिंग देखते हैं कि भाई ये दुनिया में जुडिशरी इनकी कहाँ खड़ी है। तो इस वजह से भी वो लोग फिर रिलक्टेंट होते हैं। आज आप मिसाल ले लें कि अगर कोई मैं ज्वाइंट वेंचर ले आऊँ और $1 अरब यहाँ इन्वेस्ट करे और यहाँ का जो लोकल उसका जो काउंटर पार्ट है वो उसके पैसे लेके बैठ जाए तो फिर वो उसको अदालत से रिलीफ ही ना मिले तो वो बंदा यहाँ आके क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो लिहाजा हमें इस सारे सिस्टम को रीवैम्प करना होगा, रिफाइन करना होगा, रीडिफाइन करना होगा। इन चीज़ों को जब तक हम रिफॉर्म नहीं करेंगे हमारे यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका आना बड़ा मुश्किल होगा। अभी भी आप देखें अदालतों में जो लाखों मुकदमात पेंडिंग हैं तो उसमें कितने कारोबारी मसाइल हैं। देखें आम लड़ाई झगड़े की चीज़ें अपनी जगह, लेकिन कारोबारी मसाइल जो हैं उसके मसाइल, उसके जो मुकदमे हैं वो भी हज़ारों और लाखों की तादाद में अदालतों में पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो ये चीज़ें जो हैं जब तक हम प्रॉपर्टी के तनाज़ात हैं, कारोबारी तनाज़ात हैं, इन चीज़ों को अगर हम रैपिड और क्विक जस्टिस प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसका सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट नहीं बनेगा, पाकिस्तान में तजारती क्लाइमेट नहीं बनेगा। और जो हमारा ख्वाब है कि जी हम तरक्की कर सकें और हम एक तरक्की याफ्ता कौम बन सकें तो उस वक्त तक हम नहीं बन सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां ज़ाहिद हुसैन साहब। एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी और ज़ाहिर है अगर ग्रोथ ऊपर लेकर जानी है तो सिर्फ हुकूमत का ही नहीं बल्कि जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं, जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी बहरहाल अपना अपना किरदार एक आसानी प्रोवाइड करने में अदा करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इस पर हम मज़ीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो IMF का जो वफ़द पाकिस्तान आया कितनी बड़ी वेकअप कॉल थी पाकिस्तान के लिए और इससे क्या क्या फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। IMF के वफ़द ने 11 नवंबर से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा किया और जो 40 शराइत कंडीशंस पाकिस्तान के सामने रखी गई थी उस पर उन्होंने जायज़ा लिया और IMF के मिशन ने मुशाहिदा किया कि पाकिस्तान काफ़ी शराइत को पूरा करने में अभी भी खासा पीछे है। ख़ासतौर पर जो टैक्स शॉर्टफॉल है FBR का, उसमें एक बड़ा गैप नज़र आ रहा है। 4 माह में 189 अरब रुपये का शॉर्टफॉल सामने आया। फिर जो ताजिरों पर वाजिबुल अदा टैक्स था, हुकूमत वो भी कलेक्ट करने में बुरी तरह से नाकाम हुई है। ताजिर दोस्त स्कीम एक लॉन्च की गई और उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ सके हैं। तो अब ये जो 7 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान ने IMF से हासिल किया, जिसके लिए 40 शराइत को पूरा करना है, कितनी बड़ी ये वेकअप कॉल थी उस प्रोग्राम के सिलसिले में। अगला रिव्यू जो कि 2-3 माह के बाद होना है, क्या उस वक्त तक पाकिस्तान इन तमाम सेक्टर्स में ख़ासतौर पर जो टैक्स नेट को बढ़ाने का एक पाकिस्तान का अज़म है पाकिस्तान की हुकूमत का, उसको पूरा करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होता तो फिर उसका क्या नुकसान हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुजात फारूक साहब, चीफ रिसर्च हैं पाइट के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये IMF का ये जो दौरा था, ये इसमें मिशन ने जो मुशाहिदा किया उसकी क्या अहमियत है? आगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जब रिपोर्ट रखी जाएगी और अगर ये बताया जाएगा कि 40 में से पाकिस्तान 20, 25 या 30 शराइत में इस वक्त खासा पीछे है, तो उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है? क्या एक बड़ी वेकअप कॉल है डॉक्टर साहब ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मेरे ख्याल से ये IMF को सैंपल रिव्यू है और जो रिव्यू यूजुअली होना था वो तकरीबन दिसंबर में होना था। तो मेरे ख्याल से एक सेंसिटाइजेशन दोनों पाकिस्तान की तरफ भी है, वो IMF की तरफ भी है, क्योंकि हम एक बड़े, आपको पता है, ट्रिकी मोड हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को करना है। हम तकरीबन इस वक्त बजट का 60-65% बजट इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है और हमें एक्सटर्नल डेफिसिट आ रहा है जिसमें हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो दो चैलेंजेस अगर आप देखिए, जिस तरह आपने हाईलाइट किया है, वो हैं, एक तो हमारा तकरीबन पहले क्वार्टर में 190 बिलियन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया है और दूसरी तरफ हमारा देखिए एक एक्सटर्नल चैलेंज है कि हमने हमारा ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है और उसमें भी तकरीबन हमारा 2.5 बिलियन डॉलर का शॉर्टफॉल है। आपको पता है, जब हम IMF के पास गए थे तो हमारे कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट थे कि जिसमें हमें कुछ दोस्त ममालिक ने पैसे देने थे, कुछ उसमें हमारी ऑयल पेमेंट जिसको कहते हैं वो डेफर्ड हैं। तो ये सारे पे भी नेगोशिएशन थी कि कबल अज वक्त इसको हाईलाइट किया जाए, कबल अज वक्त चीज़ों को हम ट्रैक की तरफ लेके जाएं और डेफिनेटली हमें बहुत से स्ट्रक्चरल मैयर की तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा हुआ है कि IMF आया है, दोनों साइड बैठी हैं और ब्रॉडर उसके कंसेंसस यही है कि हमें टैक्स बेसिस को एनहांस करना। तो अब डॉक्टर साहब, लेकिन अगर ये कोशिश तो पाकिस्तान इससे पहले भी कर चुका है, आपने देखा कि हम अभी तक जो ताजिर दोस्त स्कीम थी, एक बड़ा सेक्टर है जिससे पाकिस्तान की हुकूमत और FBR टैक्स लेने में अभी नहीं कामयाब हो सका। अगर ये अगले 2-3 माह में अगले रिव्यू तक भी नहीं हो पाता तो फिर IMF का बोर्ड अभी भी क्या कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में है या ये तय हो चुका है कि प्रोग्राम तो पाकिस्तान को मिल चुका है, फिर कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या चेंज हो सकती हैं आगे चलकर? मेरे ख्याल से देखें, प्रोग्राम तो स्टार्ट हो चुका है और ये तो बड़ा क्लियर है और वाज़ेह है कि इस वक्त प्रोग्राम कहीं पे भी बीच में ब्रेक डाउन, दोनों पार्टीज एग्रीड हैं और इसमें बहुत सी बायलैटरल कमिटमेंट्स भी है। ये नहीं कि सिर्फ हमारी IMF के साथ है, इसमें वर्ल्ड बैंक, ADB और बहुत से जो दोस्त मालिक हैं वो इस कमिटमेंट में शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये देखिए, हमने कुछ पहले मैयर किए, जिस तरह हम टेम्पोरेरी PDM की गवर्नमेंट के दौरान हमने उस 9th मंथ के अंदर मैयर लिए। अब हमें कुछ सीरियस स्ट्रक्चरल मैयर देने हैं, कुछ उसके ऊपर आपको इस वक्त नजर भी आएगी, जिस तरह गवर्नमेंट ने रियल स्टेट के अंदर टैक्सेस को जिसको कहते हैं कि वो ऐड कर रही है। आप देखिए, पंजाब असेंबली के अंदर एग्रीकल्चर टैक्स बिल अप्रूव हो गया, सिंध के अंदर भी उसके अंदर निगोशिएशन हो रही है और अभी आप देखें टेबल टॉप के अंदर IMF सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड की है, बल्कि प्रोविंस को ऑन बोर्ड की है। और एक और जो बड़ा अच्छा मैयर जो मैं समझता हूँ वो भी रहा है, जो आप देखिए 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो हमारा सोशल प्रोटेक्शन है, सोशल सेफ्टी नेट है, वो एक प्रोविजनल सब्जेक्ट है और उसके बावजूद डेंजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम बड़े सर्दी लेवल पे चल रहे हैं, जिसमें 700 बिलियन रुपीज लग रहे हैं। अब ये भी नेगोशिएशन या ये भी चीजें ऑन बोर्ड होना स्टार्ट हो गई हैं कि इस तरह के जो प्रोग्राम है वो प्रोविंसेस को दिए जाए। तो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे हमें रेवेन्यू
को एनहांस करना है, एक्सपेंडिचर को कर्टेल करना है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान के पास भी कोई प्लान भी नहीं है कि हम पीछे हटें। जाहिर है ये चीजें कमिटेड हैं, इन्हीं कमिटमेट को आगे लेके जाना है। जिस तरह आपने ऐसी कुछ चीजें हमने कमिट की हुई हैं, हम उसके ऊपर शायद हमारी। लेकिन शुजात साहब, अब इसको करेंगे कैसे? ये जो 189-190 अरब का शॉर्टफॉल है, इसको कैसे पूरा करेंगे? जो टैक्स पेयर्स पर इजाफी बोझ डालेंगे, क्या पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाएंगे, कोई और टैक्स में इजाफा करेंगे? क्योंकि टैक्स नेट तो इतनी जल्दी नहीं ब्रॉडन होने वाला कि 190 अरब का शॉर्टफॉल किसी तरह कवर हो सके। देखिए मेरे ख्याल से ये भी यूजुअली जो पहला क्वार्टर होता है फिस्कल ईयर का, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। अच्छा। और जो सेकंड क्वार्टर में कुछ चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि शॉर्टफॉल है, लेकिन आई एक्सपेक्ट के अगले क्वार्टर के अंदर जो शॉर्टफॉल है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। अब देखें, कुछ एग्रीकल्चर टैक्सेस हैं, वो है मे बी कुछ मिनी बजट आज जिसके अंदर चांसेस है कि गवर्नमेंट के पास कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज हायर होते हैं, लाइक कस्टम ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। तो ये वो ड्यूटीज है जिस पर आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो मे बी ये कुछ हैं। ज़ाहिर है डेफिनेटली गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, और ये मिनी बजट पाकिस्तान में पहले भी आते हैं, अगर तो नहीं आने चाहिए, क्योंकि एक जब हम मिनी बजट लेके आते हैं तो इसका मतलब है चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, उसका डेफिनेटली जो ट्रस्ट है वो ब्रीच होता है। तो लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट ने, अगर के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा तो है कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ऐसे मैयर्स हैं। लेट्स से अगर हम एग्रीकल्चर से कुछ टैक्सेस प्रोविंसेस सिलेक्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मे भी कुछ फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इस तरह से ये टैक्सेस है, जिससे गवर्नमेंट इसको डेफिनेटली उसको करे। और एक और भी हो सकता है कि हम पीएसपीपी पे कंप्रोमाइज करें। जो इस साल का पीएसपीपी एलोकेटेड है, मे भी हम उसको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात फारूक साहब, चीफ रिसर्च। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।